हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसवीएस कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज ऑफ थ्योरी इन सोशल साइंस रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स। थ्योरी का जो यूज है वो सोशल साइंस में क्यों किया जाता है, इससे क्या मिलता है? कॉन्ट्रास्टिंग फ्रेमवर्क, एक्सेस लिटरेचर, जस्टिफिकेशन फॉर रिसर्च, क्वांटिटेटिव डेटा। यहाँ पे हम वन बाय वन ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्वांटिटेटिव डेटा, ऐसा तो कुछ नहीं है, सोशल साइंस में थ्योरी का जो यूज होता है क्वांटिटेटिव डेटा नहीं देता, एक्सेस लिटरेचर भी नहीं देता। कॉन्ट्रास्टिंग फ्रेमवर्क भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जस्टिफिकेशन फॉर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ रेस्पोंडेंट which is available to researchers because of their access to the respondent is identified as। ऐसा सैंपल जो रिस्पोंडेंट, जो रिसर्चर के कन्वीनियंस से उनको मिलता है, जो चाह रहे हैं वो बिकॉज ऑफ देयर एक्सेस, मतलब कि उनका उन तक पहुंच होता है, वैसा डेटा, वैसा सैंपल, क्या कौन सी सैंपलिंग कहलाती है? रैंडम सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। यहाँ पे देखते हैं रैंडम सैंपलिंग, यहाँ पे रैंडमली पूरे पॉपुलेशन से किसी भी सैंपल को ले लेना कहलाता है रैंडम। बाकी सारे जो है नॉन रैंडम सैंपलिंग है तीनों। कोटा सैंपलिंग में है कि एक एरिया डिफाइन कर दिया जाता है कि इतना कोटा है, इतना परसेंट है, वहां से सैंपल लेना है। स्नोबॉल सैंपलिंग का मीनिंग क्या होता है कि इसको एक तरह से नेटवर्क सैंपलिंग भी कहते हैं। यहाँ पे क्या है, लिंक जुड़ा होता है। अगर एक ने किसी से आपने सैंपल लिया, आपने उसे कह दिया कि आप किसी और लोग को इसे रेफर कर दे, इस तरह से ये जुड़ते चला जाता है, तो ये हो जाता है स्नोबॉल सैंपलिंग। और कन्वीनियंस, जो अपनी कन्वीनियंस से जो हमारे लिए उपलब्ध है, हम जब उनसे अपना सैंपल इकट्ठा करते हैं तो वो हो जाता है हमारा कन्वीनियंस सैंपलिंग। यहाँ पे मीनिंग जो है बहुत नजदीक है बट डिफरेंट है। तो ये समझिए कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन, which of the following are steps in systematic review of literature। कौन सा स्टेप है जो जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ ऐसा जो नहीं भी हो सकता है। तो देखते हैं कि हम लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। सर्च फॉर आर्किवल record, define the purpose, assess the relevance of selected studies, identify the quality of each study, interview the author of each study selected। यहाँ से हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। जैसे कि इंटरव्यू नहीं करना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप रिसर्च रिव्यू कर रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो वहाँ पे आप, जरूरी नहीं कि आप ऑथर का जाकर इंटरव्यू ले। तो ये ई तो हट जाएगा, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। देन बी एंड सी दोनों में है तो ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। देन आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ ईच स्टडी, तो हाँ, क्वालिटी को हम देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट क्या है, इफ वी एक्सेप्ट अ हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड बी रिजेक्टेड वी से टाइप 1 एरर हैज बीन मेड। सेकंड है, if we reject a hypothesis when it should be accepted we say type 2 error has been made। यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर से क्वेश्चन है, कब टाइप 1 एरर होता है, कब टाइप 2 एरर होता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं इस टेबल से। टाइप 1 एरर कब होता है, नल हाइपोथेसिस जब ट्रू हो और फॉल्स हो, एक्सेप्ट रिजेक्ट किया जाए, और नॉट रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट किया जाए। यहाँ पे क्या है कि जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और उसे रिजेक्ट कर दिया जाए तो टाइप 1 एरर होता है। एंड जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए तो टाइप 2 एरर होता है। सिंपल है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, इफ वी
वी एक्सेप्ट अ हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड बी रिजेक्टेड, अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया है जबकि उसे रिजेक्ट करना चाहिए था तो टाइप 1 एरर है, जबकि ये हो जाता है टाइप 2 एरर। एंड रिजेक्शन के केस में जब हम ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो ये हो जाता है टाइप 1 एरर, यानी कि ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ भी ट्रू स्टेटमेंट है। क्वांटिटेटिव रिसर्च लेस emphasis on generalizability of findings। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है उसका जो मेन इम्फेसिस हो किस पे दिया जाता है, मेन जो इसका होता है ये जनरलाइज किया जाता है, इसके जो फाइंडिंग्स होते हैं वो जनरेबिलिटी के लिए होता है, तो इसे जनरलाइज किया जाता है, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डज नॉट जनरेट और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, तो ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होता है ये जनरेट करता है जो बहुत ही मिलता जुलता सैंपल होता है, क्योंकि ये रैंडम सैम्पलिंग होता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है in probability sampling it is not necessary that all the members of population have an equal opportunity to be part of the sample। ऐसा तो नहीं है, नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा होता है, प्रोबेबिलिटी में सारे मेंबर्स को इक्वल चांस मिलता है। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इज नॉट अ फिक्स्ड और प्री डिटरमाइंड सिलेक्शन प्रोसेस। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग रिसर्च कंपोनेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं फॉर्मुलेटिंग और रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहले तो रिसर्च क्वेश्चन माइंड में आता है, रिसर्च क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, फिर हम एक रिसर्च प्लान करेंगे कि किस तरह से इस ऑब्जेक्टिव को फाइंड किया जाए। इस क्वेश्चन है, अगर रिसर्च प्रॉब्लम होता है तो उसको किस तरह से हम उस पर रिसर्च करेंगे, उसके बारे में फाइंड आउट करेंगे। देन डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे डेटा को, एंड देन ड्रॉइंग कंक्लूजन, सबसे लास्ट में कंक्लूजन, यानी कि इन दोनों में से कोई होगा, और डी फर्स्ट में, यानी ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन द डेटा सेट एनी एक्सट्रीम वैल्यू इधर वेरी लार्ज और स्मॉल कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द डेटा इज सेड टू बी। तो इसे क्या कहते हैं, एक्सीडेंस, आउटलियर, एक्सट्रीम एंड आउटसाइडर। का आंसर होगा ऑप्शन 2। एग्जाम्पल देखते हैं, आउटलियर आर एक्सट्रीम वैल्यू दैट स्टैंड्स आउट ग्रेटली फ्रॉम द ओवरऑल पैटर्न ऑफ वैल्यू इन अ डेटा सेट और ग्राफ। यहाँ पे बोल रहा है जो ऐसा एक्सट्रीम वैल्यू जो बाकी डेटा से डिफरेंट होता है, जो बाकी जो ओवरऑल एक पैटर्न चलता आ रहा है उससे वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि when a value is called outlier it is usually means that value deviate from all other value data set। for example, एक ग्रुप है 5 लोगों का, 5 स्टूडेंट का, 9, 8, 9, 7 एंड 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 जो है बाकियों से बहुत डिफरेंट हो जा रहा है, ये एक्सट्रीम वैल्यू हो जा रहा है। या यहाँ पे 2 के जगह यहाँ पे दे देता 25 या कुछ एक्सेस वैल्यू होता तो वो हो जाता है हमारा एक्सट्रीम वैल्यू। The last value seems to be an outlier because it falls below the main pattern of the other grades। Next देखते हैं, in online survey which of the following are sampling issue। ऑनलाइन सर्वे में सैम्पलिंग इशू क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट ऑनलाइन सर्वे, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट कभी भी ऑनलाइन सर्वे को रेस्ट्रिक्ट नहीं करती। आजकल बहुत सारे काम लगभग ऑनलाइन ही होते हैं। यहाँ पे डी है, सैम्पलिंग फ्रेम फॉर ऑनलाइन सर्वे आर चीप। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन चीप सर्वे ऐसा नहीं होता है। सैम्पलिंग फ्रेम फॉर ऑनलाइन सर्वे आर चीप, ये ऑप्शन डी एंड ई गलत है। डी एंड ई यानी कि ए, बी एंड सी आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देख लेते हैं, पीपल इन हाउस होल्ड यूज द सेम कंप्यूटर एज दे हैव एक्सेस टू ओनली वन। एक घर में
बहुत सारे लोग हैं बट वो लोग एक ही कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन है। सेकंड है मैनी रेस्पोंडेंट मे हैव मल्टीपल ईमेल आईडी, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इंटरनेट यूजर कॉन्स्टिट्यूट अ बायस्ड सैंपल ऑफ फॉर द पॉपुलेशन, तो जो बायस्ड सैंपल भी कलेक्ट किया जा सकता है, मतलब वो आप किसी को बता दे कि आपको ऐसे ऐसे यहाँ पे फिल करना है, इस तरह से सैंपल जो होता है वहां पे आपको बायस्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये गलत है, यहाँ पे ऑप्शन ए बी एंड सी होगा। यहाँ पे इसे करेक्ट कर ले। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लाइक कोरिलेशन, statistical regression, examine the association or relationship variables. The primary purpose of regression is prediction. यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट है एंड ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यहाँ हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।